Hello students and welcome back to another video of parts of speech। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो वर्ब्स हैं। ठीक है, क्या है? वर्ब्स। ओके, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना वो बिना किसी वर्ब के नहीं होते। हर सेंटेंस में एक वर्ब होना कंपलसरी है, वर्ब होता ही है। अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस भी नहीं है। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स दैट रेफर टू एक्शंस। एक्शंस यानी कि कोई भी एक्शन जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व हो। ठीक है, फीलिंग्स, स्टेट और कंडीशन, है ना। इस बात को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल पढ़ेंगे एक साथ। वॉक यानी चलना, गो जाना, जंप उछलना, रीड यानी कुछ पढ़ना। ठीक है, तो आप जरा देखें ये 4 एग्जाम्पल्स, वॉक, गो, जंप या रीड, है ना। ये कैसे हैं? ये एक्शंस हैं, है ना। जंप करना है या वॉक करना है तो आपका बॉडी मूवमेंट होगा ना, उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फीलिंग्स। कुछ ऐसे एक्शंस भी हैं जो किसी मूवमेंट को शो नहीं करते, किसी तरह की फीलिंग को शो करते हैं या किसी किसी तरह के एक्सपीरियंस को शो करते हैं, जैसे कि लव, हेट, ट्रस्ट, नो। अब भाई आप ही बताइए ना, किसी को जानने के लिए यानी नो यानी जानना, किसी को जानने के लिए क्या कोई बॉडी मूवमेंट करना है आपको? किसी पर ट्रस्ट करने के लिए कोई बॉडी मूवमेंट करना है क्या? नहीं ना। हम्म। तो ये ऐसी वर्ब्स हैं जो कोई एक्शन नहीं शो कर रही हैं, ये एक तरह से फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, राइट। फिर स्टेट और कंडीशन की अगर बात करें तो बच्चों, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, हैज, सीम या बिकम। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा, इसकी हिंदी पर मत जाना कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना। ऐसा देयर इज नथिंग लाइक दैट, पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं। हम सीधे सीधे समझेंगे सेंटेंसेस में, इनको यूज करके देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग आता है। ठीक है, और इसे इन्हें किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, फंक्शंस ऑफ द वर्ब्स। कि ये जो इतनी सारी वर्ब्स आपने देखी हैं, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स आपने देखे, इनका फंक्शन क्या है, सेंटेंस में ये किस तरह से एक्ट करते हैं। हालांकि पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने थोड़ा बहुत इनके बारे में जाना है, मैंने एक्सप्लेन किया है थोड़ा बहुत। जैसे सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस, लाइक आई एम अ टीचर, जब नाउन पढ़ा या प्रोनाउन पढ़ा, तो सेंटेंसेस जब हमने किए थे तो उसमें देखा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अभी हम देखने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि किसी भी एक्शन को शो नहीं कर रही हैं अभी। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो ना, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, these all are these all are auxiliaries। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं बेटा? auxiliaries। हम्म, auxiliaries भी कहते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, और लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा, ये तीन तीन नाम इन्हें क्यों दिए? क्योंकि बेटा ये तीन तरह के एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और तीनों ही तरह के यूज जो हैं, इनके तीनों ही तरह के जो एक्ट हैं वो हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इन ऑक्सिलरीज के क्या क्या यूजेस हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ब्स ऑफ बीइंग। वर्ब्स ऑफ बीइंग, बीइंग यानी कि किसी चीज का होना, सरल भाषा में कहूँ तो होना। लाइक मैं ये हूँ, तुम ये हो, है ना, ये यहाँ है, वो वहाँ है, होना। ठीक है, अच्छा, अब जब बात हो रही है वर्ब्स की, जब बात वर्ब्स की हो रही है
तो टाइम की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि वर्ब्स जो हैं, वर्ब्स क्या शो करते हैं, एक्शंस वगैरह ये सब तो शो करते ही हैं, साथ ही साथ इनसे ये भी तो पता चलता है कि ये जो बात कही गई है ये किस टाइम से बिलोंग करती है। क्या ये अभी की बात हो रही है, या किसी ऐसी चीज की बात हो रही है जो पहले था, या कुछ ऐसा जो आगे जाकर होगा, राइट। सो आप यहाँ देख पा रहे होगे कि इज आर एम जो कि प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट मतलब अगर कोई भी बात प्रेजेंट की है तो इज आर एम का यूज किया जाता है, ठीक है। और यूज क्या है, वर्ब्स ऑफ बीइंग यानी कि किसी चीज का होना, कहा ना मैंने, होना। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखिएगा, चित्रा इज अ टीचर, चित्रा इज अ टीचर, चित्रा टीचर है, ठीक है। अब अगर यही बात हमें पास्ट में करनी होती तो हम क्या कहते, चित्रा वॉज अ टीचर, है ना, चित्रा वॉज अ टीचर, चित्रा टीचर थी। शायद अब नहीं है, अब वो कुछ और जॉब करने लगी है, राइट। फिर और अगर यही बात हमें फ्यूचर में बोलनी होती, यानी ये बात अभी टीचर नहीं है, ना ही वो टीचर थी, बट टीचर होगी, हम्म, तो चित्रा विल बी अ टीचर। तो बेसिकली यहां पर होने की बात की है ना, कि चित्रा एक नाउन है, ठीक है, वो क्या है, टीचर है। अब आप जरा इस सेंटेंस को गौर से अगर देख पा रहे हो तो चित्रा इज अ नाउन, एक नाउन है, टीचर भी एक नाउन है। तो सिंपली आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये जो इज है, इसने क्या किया, एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ दिया, यानी लिंक कर दिया, है ना। हेंस यहां पर ये इज जो है वो क्या काम कर रहा है, लिंक करने का काम करना है ना, जोड़ने का। तो इसीलिए इनका ये नाम भी होता है लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये लिंक करने का काम करते हैं किन्हीं दो वर्ड्स को, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, चित्रा इज इंटेलिजेंट, चित्रा एक नाउन है, इंटेलिजेंट होना ये उसकी क्वालिटी है ना। और बेटा क्वालिटीज के बारे में कौन बताते हैं, एडजेक्टिव्स, राइट। अगर एडजेक्टिव्स नहीं आते या शायद भूल चुके हो तो आप पीछे जाकर के एडजेक्टिव्स वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। आपको याद आ जाएगा एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, पढ़े तो हैं सबने, बस भूल जाते हैं हम लोग, राइट। फिर ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, कि प्रेजेंट में इस बात को किस तरह से बोलना है, पास्ट में कैसे बोलना है, और फ्यूचर में कैसे बोलना है, राइट। वो भी किसकी हेल्प से, वर्ब्स ऑफ बीइंग की हेल्प से। वर्ब्स ऑफ बीइंग यानी इज आर एम वॉज वर। अब फ्यूचर क्या है ना बेटा, कि फ्यूचर एक मॉडल है, मॉडल, मॉडल मतलब जो रियल नहीं है, एक्चुअल नहीं है, तो इसलिए इनमें से कुछ भी यूज नहीं हो सकता फ्यूचर में। फ्यूचर के लिए विल और शैल जो कि मॉडल वर्ब्स हैं, जो कि आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये यूज की जाती हैं। और इनके साथ में बी, विच इज दिस वन, वर्ब्स ऑफ बीइंग, बीइंग का ये जो बी है ना, बी पार्ट, ये वही वाला बी है, ठीक। और कुछ यूजेस देख लेते हैं यहां पर, जैसे शी इज अ टीचर। अब आप देख पा रहे हो शी जो कि एक प्रोनाउन है, यहां भी शी जो कि एक प्रोनाउन है ना। तो शी इज अ टीचर, टीचर इज अ नाउन। शी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव। हम्म, तो ये किसको किसको जोड़ने का काम करते हैं, नाउन, एक नाउन को दूसरे नाउन से, या एक नाउन को एडजेक्टिव से, या फिर एक प्रोनाउन को एक नाउन से, या फिर एक प्रोनाउन को एक एडजेक्टिव से, है ना। देखा इनके यूज किस तरह से हो रहे हैं। चलिए कुछ आगे देखते हैं एग्जांपल्स। वर्ब्स ऑफ possession। अब ये possession क्या चीज है भाई, possession का मतलब है किसी चीज पर अपना अधिकार शो करना। जैसे ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये इनका है, उनका है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं, एक एक possession शो करने के लिए, कि कोई एक चीज है जो किसी दूसरे से बिलोंग करती है, नहीं उसकी है। हम्म
तो इनके लिए कौन से वर्ब्स यूज होते हैं बेटा? इनके लिए वर्ब्स होते हैं, अगर प्रेजेंट में वो चीज है तो हैज हैव, पास्ट में वही चीज है तो हैड। मेरे पास कुछ है तो मैं कहूंगा आई हैव दिस, मेरे पास कुछ था तो मैं कहूंगा आई हैड दिस, है ना? और अभी नहीं है बट आगे जा करके होगा तो उसके लिए विल हैव, शैल हैव। ठीक है, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, ईशा हैज अ डायमंड रिंग। ईशा हैज अ डायमंड रिंग यानी ईशा के पास एक डायमंड रिंग है। तो ईशा के पास है ना, अगर हम इसको यूं लिख दें कि ईशा इज अ डायमंड रिंग तो गलत हो जाएगा ना। अगर हम यहां पर ये लिख दें कि ईशा इज अ डायमंड रिंग तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि फिर तो हम ये कह रहे हैं कि ईशा डायमंड रिंग है। तो ईशा तो एक लड़की है ना, वो खुद डायमंड रिंग कैसे हो सकती है ना? तो इस चीज का विशेष ख्याल रखें कि कहां पर ये वाली वर्ब्स आएंगी, कहां पर ये वाली वर्ब्स आएंगी। ठीक है, अब हम ईशा को तो डायमंड रिंग नहीं बना सकते ना। हम्म फिर शी हैज अ डायमंड रिंग, उसके पास एक डायमंड रिंग है। ठीक है, तो यानी हमारा सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। हम्म भाई, किसी सेंटेंस में जिसकी भी बात हो रही है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अजीत हैड व्हाट ही वांटेड। मतलब अजीत हैड व्हाट ही वांटेड, अजीत को जो चाहिए था वो उसके पास था। राइट, जिस चीज की भी अजीत को जरूरत थी वो उसके पास था। नेक्स्ट, दे हैव नो मनी। दे हैव नो मनी, नो मनी मतलब पैसा नहीं है, दे हैव उनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, और प्लीज एक बार फिर एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि इन इनको ना, इनको इनकी हिंदी से मत रिलेट कर देना, हिंदी के साथ मत उसको बस लर्न कर लेना। ठीक है, कि अच्छा इज आर एम मतलब है, वॉज वर था, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी है कि हिंदी में उस चीज को है और था करके बोलते हैं और इंग्लिश में इज आर एम और वॉज वर करके बोलते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मेरे पास ये है, इंग्लिश में हम कहते हैं आई हैव। तो ऐसा नहीं कि हैव का मतलब हुआ पास। हम्म नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है वर्ब्स ऑफ डूइंग। वर्ब्स ऑफ डूइंग, डू यानी कि कुछ करना। अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि चाहे वर्ब्स ऑफ बीइंग हो या वर्ब्स ऑफ पोजेशन हो, है ना? यानी कि आपने ये जो यहां से लेकर के यहां तक की जो एग्जांपल्स हैं हमारे, क्या इनमें कोई भी या किसी भी तरह का एक्शन था क्या? नहीं था ना, इनमें कोई एक्शन नहीं था, यानी नो एक्शन। नो एक्शन, इनमें कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर बस बातें बताई जा रही हैं। या तो चित्रा की बात हो रही है या शी की बात हो रही है या द किड, ओ सॉरी ये तो छूट ही गया, द किड वॉज इन द पार्क। जो बच्चा है वो पार्क में था। ठीक है, पार्क में था। तो इन द पार्क क्या है ये? इन द पार्क एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज, फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज आप देखिएगा, इन द पार्क देयर आर 3 वर्ड्स और ये तीनों वर्ड्स मिलकर के क्या बता रहे हैं? उस बच्चे की लोकेशन, है ना? तो किसी भी चीज को बताने के लिए अगर एक से ज्यादा शब्दों का यूज हो रहा है, ठीक है, बशर्ते वो सेंटेंस ना हो। सेंटेंस होने की कंडीशन क्या होती है? कि उसमें एक वर्ब होना चाहिए। तो ये तो सेंटेंस नहीं है, तो अब इसे क्या कह सकते हैं हम? फ्रेज। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज क्यों कहा? क्योंकि इसमें एक प्रेपोजिशन यूज हुआ है जो कि है इन। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग वर्ब्स ऑफ डूइंग की, यानी कि कुछ करना। तो बेटा जब करने की बात आती है तो करना तो फिर एक्शन हो गया ना, जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल सही समझा आपने कि इन दोनों, ये जो दोनों वर्ब्स थी बीइंग और पोजीशन वाली, इनका वर्ब बिना सॉरी इनका यूज बिना एक्शन के भी होता है। ठीक है,
एज अ लिंकिंग वर्ब की तरह, है ना, जो बस जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिना एक्शन वाला यूज इन वर्ब्स के साथ नहीं हो सकता, इनका यूज एक्शंस के साथ ही होता है। अब कंडीशन समझिएगा, जो डू डज है, डू डज इनका यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अब ये टेंसेस क्या हैं इनकी अभी आगे बात करेंगे अगले वीडियोस में, फिलहाल के लिए आप शॉर्ट में समझ लें। डिड का यूज होता है बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। देयर आर 12 टेंसेस, ओवरऑल 12 टेंसेस होते हैं, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। और रही बात फ्यूचर की, तो मैंने कहा ना बेटा, फ्यूचर मॉडल है तो उसके लिए मॉडल वर्ब्स का यूज होता है विल, शैल, ये क्या है, मॉडल वर्ब्स। और ये भी, इनका भी यूज होता है प्रेजेंट इनडेफिनिट में, ठीक है। अब रही बात इनकी, तो देखिए ये वाली जो वर्ब्स थी इनमें कोई एक्शन नहीं था, तो इनका इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस ये पार्ट नहीं होता, क्योंकि एक्शन ही नहीं है। तो जब एक्शन ही नहीं है तो फिर एक्शन किस टाइप का है इससे भी कोई लेना देना नहीं, है ना। क्योंकि ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, या और नाम बता दूं आपको, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये अलग अलग टेंसेस ये बताने के लिए होते हैं कि एक्शन किस टाइप का है, क्या वो एक्शन होता है, क्या वो एक्शन हो रहा है, या वो एक्शन हुआ था, है ना, इस तरह से, जिनकी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। और आपको बता दूं बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, ठीक है, इनमें आप ध्यान दीजिएगा, डू डज, ये जो डू डज हैं या फिर डिड हैं, ये सिर्फ तभी यूज किए जाते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, ठीक है। कैसे? अब जैसे नेगेटिव है तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मोस्टली ऐसे एक्शंस की बात करता है जो या तो हैबिट है किसी की, या कोई ऐसा एक्शन है जो एक रूटीन से होता है, ठीक है। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है, इट शोज अ हैबिट, राइट। या फिर ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेला था। हुँ? अब अगर इसी का क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन इस तरह से हो जाता, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है, या डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेला था। हम्म। और फिर अगर बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट में चाहे सिंपल हो सेंटेंस, आई मीन पॉजिटिव सेंटेंस हो, या नेगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव हो, कैसा भी हो, विल का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा। ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। और अगर वहीं क्वेश्चन पूछना होता तो हम पूछते, विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलेगा, और वो क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। वेल, तो ये तो हमने बात कर ली कि ये जो वर्ब्स हैं ये किस तरह से यूज हो रही हैं। तो वर्ब्स ऑफ बीइंग और पोजेशन सिर्फ इन्हीं का यूज करते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब की तरह एक्ट करती हैं, एंड ऐसे में कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है। फिर वर्ब्स ऑफ डूइंग, डू, डज या डिड, इनका यूज एक्शंस के साथ होता है। अब जब एक्शंस की बात आ गई तो फिर आ जाते हैं टेंसेस, और ये इंडेफिनिट टेंसेस में यूज होते हैं। हम्म। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक चीज और आपको बता देता हूं कि बेटा ये जो ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है, जो ऑक्सिलरीज आपने अभी पढ़ी, ये लिंकिंग वर्ब्स की तरह भी एक्ट करती हैं। और बेटा एक्शन वर्ब्स के साथ जब यूज होती हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है, हेल्पिंग 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 वर्ब्स, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स का काम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स डिफाइन टाइम, हेल्पिंग वर्ब्स टाइम को शो करने का काम करती हैं बेटा, ठीक है। जैसे यहां पर ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहां पर देखना प्ले एक्शन है ना, प्ले हमारा मेन वर्ब है, और डज और डिड, इनके चेंज होने से क्या हो रहा है, इनके चेंज होने से टाइम चेंज हो रहा है। ही डज नॉट प्ले,
ये प्रेजेंट की बात है, और ही डिड नॉट प्ले ये पास्ट की बात है। तो ये टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट कर रही हैं, तो ये उस सेंटेंस में, भाई आप ये भी तो समझो कि आप आखिर हेल्पिंग वर्ब की फिर जरूरत ही क्या है जब एक्शन हो रहा है तो, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब इसलिए जरूरी है कि फिर हमें ये भी तो बताना है ना कि ये किस टाइम की बात है। तो वो टाइम कौन रिप्रेजेंट करता है? हेल्पिंग वर्ब्स। हम्म तो आपने ये तो देख ही लिया कि वर्ब्स ऑफ डूइंग जो हैं, डू, डज या डिड, ये कहाँ यूज हो रही हैं? इंडेफिनिट टेंसेस में, इंडेफिनिट टेंसेस में। ठीक है। वर्ब्स ऑफ बीइंग यूज होती हैं बच्चों कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। ठीक है, ये बात आगे काम आएगी, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर वर्ब्स ऑफ पोजेशन ये यूज होती हैं परफेक्ट टेंसेस में। ठीक है, परफेक्ट टेंसेस में। अब टेंसेस कितने होते हैं, क्या टाइप्स हैं, वो सब हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल आप इस बात को मेंशन कर लें ताकि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि जब ये हेल्पिंग वर्ब्स की तरह एक्ट करेंगे किसी मेन वर्ब के साथ, तो पहली चीज तो ये टाइम बताने के लिए होती हैं। ठीक है, और फिर ये भी देख लीजिए आप कि किस टाइप के टेंस में कौन से टाइप वाली वर्ब्स यूज होंगी। ठीक है, इंडेफिनिट होंगे अगर टेंसेस तो उनमें डू वर्ब, कॉन्टिन्यूअस हैं तो बीइंग वर्ब, और अगर परफेक्ट है तो पोजेशन वाली वर्ब्स। ठीक है, तो इतना इतना क्लियर है आप सभी को? ओके, तो ये हमने बात कर ली ऑक्सिलरीज के बारे में, या यूं कह लें नॉन एक्शन वर्ब्स के बारे में। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो एक्शन वर्ब्स हैं, ऐसी वर्ब जिनसे एक्शन शो होता है, वो क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं, किस तरह से सेंटेंसेस में यूज की जाती हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो अब बात कर लेते हैं एक्शन वर्ब्स की, वो वर्ब्स जो कि एक्शन शो करती हैं। ठीक है, तो एक्शन वर्ब्स या आप मेन वर्ब्स कह लें, एक ही बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रन, जॉग, जॉग यानी जॉगिंग करना, ईट, स्लीप, च्यू, वॉच, राइड, एटसेट्रा, है ना। रन यानी दौड़ना, जॉग यानी जॉगिंग करना, ठीक है, ईट खाना, स्लीप सोना, च्यू चबाना, वॉच देखना, राइड यानी सवारी करना, अब वो साइकिल की हो, बाइक की हो या घोड़े की हो। हम्म इन सभी से मूवमेंट शो हो रहा है, बॉडी मूवमेंट शो हो रहा है, पता चल रहा है कि हाँ बॉडी मूव करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इस तरह की वर्ब्स जो हैं वो एक्शन वर्ब्स होती हैं। ओके, तो अब जरा कुछ टाइप्स हैं एक्शन वर्ब्स के जिन पर एक नज़र डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि एक्शन वर्ब्स जो हैं वो, पहली चीज तो देखिए ये समझिए कि एक्शन वर्ब्स हैं तो फिर वो टेंसेस से रिलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक्शन हुआ है तो वो एक्शन किस टाइप का है ये बताने के लिए टेंसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट अभी हम इन इन एग्जांपल्स के थ्रू देखते भी चलेंगे कि क्या हो रहा है, किस तरह से वो वर्ब एक्ट कर रही है। ठीक है, जरूरी थोड़े ना है कि पहले जब पूरा टॉपिक आएगा तभी उसके बारे में हम देखें, नहीं, इसी के साथ साथ वो भी देखते चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कुछ आपको रिमाइंड करवा दूं कि कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि सब्जेक्ट जिसकी उस सेंटेंस में बात हुई है या जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, अब चूंकि एक्शंस की बात हो रही है तो एक्शंस की ही बात करें। सब्जेक्ट वो है जो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और ऑब्जेक्ट वो है जिस पर जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, राइट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में किसी वर्ब, ऑब्वियस सी बात है वर्ब तो होगी, तो अगर उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस सेंटेंस में उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है, तब तो वो वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव है। कैसी है? ट्रांजिटिव। और अगर उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वर्ब कैसी है? इनट्रांजिटिव, है ना। एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे डेजी सिंग्स, डेजी की बात हो रही है, डेजी सब्जेक्ट है, सिंग्स यानी गाती है, तो गाती है ये हो गया वर्ब, है ना। गाती है, क्या गाती है? अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट है हमारे पास। हम्म या फिर ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है,
इज प्लेइंग वर्ब है, क्या खेल रहा है? एक गेम खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है। तो हमने देखा इन दोनों ही सेंटेंसेस में जो भी वर्ब है, जैसे यहां वर्ब है सिंग्स, गाती है, इज प्लेइंग, खेल रहा है, इन दोनों का ही एक ऑब्जेक्ट है। यहां पर सिंग्स गाने का गाती है, जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, क्या गाती है? गाना, है ना। क्या खेल रहा है? गेम, है ना। तो आप सेंटेंस में जो भी एक्शन है उससे अगर आप पूछोगे ना क्या, तो जवाब में आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गाती है, डेजी गाती है, क्या गाती है? अ सॉन्ग। ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, क्या खेल रहा है? एक गेम। तो मिला, ऑब्जेक्ट मिला वापस, ठीक है। फिर इसी तरह इंट्रांजिटिव लिखा है डेजी सिंग्स, यहां पर भी देखो डेजी के गाने की बात हुई है, डेजी सिंग्स, डेजी गाती है, और स्वीटली, है ना। स्वीटली मतलब बहुत ही प्यारा गाती है, प्यारे ढंग से गाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब क्या हम यहाँ पर इससे पूछें कि डेजी क्या गाती है, तो जवाब में स्वीटली मिलेगा क्या? नहीं ना, नहीं आएगा। पूछ के देखिए आप, डेजी क्या गाती है, तो क्या जवाब में आएगा डेजी स्वीटली गाती है? नहीं। जब पूछेंगे डेजी कैसे गाती है, तब जवाब आएगा स्वीटली, बहुत ही प्यार से गाती है? आगे, फिर ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, तो सब्जेक्ट है हमारा ही, इज प्लेइंग खेल रहा है, इन द गार्डन, गार्डन में। तो क्या अब हम इससे पूछें कि वो क्या खेल रहा है, तो क्या आंसर इन द गार्डन आएगा? नहीं। इन द गार्डन तो तब पता चलेगा जब पूछेंगे कि वो कहाँ खेल रहा है ना। इन द गार्डन जो है, ये तो प्लेस की बात कर रहा है ना, कि जब जब पूछेंगे कि वो एक्शन कहाँ हो रहा है, तब पता चलेगा इन द गार्डन। हम्म, ओके। तो ऑब्जेक्ट को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप उस सेंटेंस की वर्ब से पूछिए कि क्या, और आपको जवाब में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर मिल रहा है तो वो वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव है। और अगर नहीं मिल रहा है तो वो वर्ब कैसी है? इंट्रांजिटिव। ठीक है, क्या नहीं मिल रहा है? ऑब्जेक्ट। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर वर्ब्स। ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी देखते हैं हम, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। ये वाली कैटेगरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से की गई कि भाई ऑब्जेक्ट है या नहीं। ये वाली कैटेगरी करी गई है वर्ब की फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। आप सभी जानते हो वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। जो रूट फॉर्म होती है वो होती है प्रेजेंट फॉर्म, जैसे जैसे रन, जॉग, ईट, ये सब अभी अपने प्रेजेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं, राइट। फिर एक होता है उनका पास्ट फॉर्म। वैसे नॉर्मली प्रेजेंट फॉर्म को आप फर्स्ट फॉर्म के नाम से जानते हो, पास्ट फॉर्म को आप सेकंड फॉर्म के नाम से जानते हो, और पास्ट पार्टिसिपल को आप थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हो, सरल भाषा में। तो रेगुलर वर्ब्स बेटा वो वर्ब्स हैं जिनकी अगर हम फॉर्म चेंज करें तो उनकी स्पेलिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे आप देखिएगा, स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड, तो क्या स्माइल तक कुछ चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डी ऐड हो गया। ओके। इसी तरह टॉक, टॉक्ड और टॉक्ड, सिर्फ ईडी ऐड हुआ है। तो अब अब अगर कोई ये जानना चाहता है कि भाई सर यहाँ पर सिर्फ डी ऐड हुआ और यहाँ पर ईडी, ऐसा क्यों? तो आप स्पेलिंग रूल्स वाला जो मेरा वीडियो है, स्पेलिंग मिस्टेक्स वाला, उसमें मैंने ऐसे ही कुछ स्पेलिंग रूल्स की बात की है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें इस तरह के तमाम रूल्स दिए हैं, ठीक है, कि यहाँ पर डी क्यों आया और यहाँ ईडी क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इर्रेगुलर वर्ब्स। अब ये इर्रेगुलर क्या है? देखो, रेगुलर वो हैं जिनकी स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही है, वो रेगुलर वैसे ही आ रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, ठीक। इरेगुलर इनकी स्पेलिंग्स में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल CATCH, कैच यानी पकड़ना, तो इसका पास्ट फॉर्म होता है कॉट। चेंज, देखा स्पेलिंग चेंज हो गई पूरी, कैच से कॉट, स्पेलिंग भी चेंज हो गई। थर्ड फॉर्म भी इसका कॉट होता है, बहरहाल स्पेलिंग चेंज हुई। इसी तरह बाइट, BITE, बाइट, बाइट यानी काटना। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या है? बिट, और थर्ड फॉर्म क्या है? बिटेन, बिटेन। तो इनके
इनके जो वर्ब फॉर्म्स हैं उनमें स्पेलिंग चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, इसके अकॉर्डिंग दो टाइप्स हैं, रेगुलर और इरेगुलर। जिनकी स्पेलिंग नहीं चेंज होती है वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं, और जिनकी स्पेलिंग चेंज होती है वो होती हैं irregular verbs. Is that clear? So let's move on to the next point. Finite verbs and non-finite verbs. Finite verbs और non-finite verbs. तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, अब ये कैटेगरी किस किस चीज के अकॉर्डिंग की गई है? देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो भी वर्ब होती है, जो भी हमारी वर्ब होती है सेंटेंस में, वो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, लाइक ही है तो ही के साथ इज आता है, यू के साथ आर आता है। समझ रहे हो ना आप इस बात को? फिर अलग अलग टेंस की बात है। अब जैसे इसी सेंटेंस को देख लीजिए, डेजी सिंग्स। सिंग्स यहां वर्ब में एस ऐड किया गया है और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और साथ ही साथ ही इज प्लेइंग, इसमें देखते हैं तो इज प्लेइंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यानी वर्ब में चेंज हुआ टेंस के अकॉर्डिंग। और फिर ये एग्जांपल्स है ना, इन्हें आप देख लीजिए। स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड, चेंजेस हुए या नहीं? कैच, कॉट, कॉट, बाइट, बिट, बिटन, चेंजेस हुए ना? तो वर्ब में टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं। अब बच्चों देखिए, फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं, इनमें ना तो सब्जेक्ट का इन पर फर्क पड़ता है, ना ही टेंस का फर्क पड़ता है। ये हर जगह वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिएगा, ही इज ईटिंग, जरा वर्ब्स पे गौर कीजिएगा। सब्जेक्ट है ही तो इज ईटिंग, यहां पर सब्जेक्ट है वी तो आर ईटिंग। ठीक है, और यहां तो देखिए एट, ही एट हो गया, वर्ब क्या हो गई? एट। ये ईट का पास्ट फॉर्म होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखा, वर्ब में चेंजेस हुए या तो सब्जेक्ट के वजह से या फिर टेंस के वजह से। लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट में देखते हैं जरा। अब जरा आप यहां पर सभी सेंटेंसेस में ध्यान दीजिएगा, टू ईट पर, दोनों में। ही लाइक्स, ही लाइक्स टू ईट मैंगो और ही लाइक्ड टू ईट मैंगो। देखिए, लाइक्स ये हमारी मेन वर्ब है ना, ये हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब। ठीक है, तो यहां पर लाइक्स यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या यूं कहूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये वाला लाइक्ड ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट है। तो मेन वर्ब्स में तो चेंजेस हुए हैं, लेकिन क्या इस टू ईट में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। ठीक है, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को का तरीका क्या है आप देखिएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो आपको सेंटेंसेस में मोस्टली कुछ इस तरह से मिलेगी, जैसे टू ऐड करके, टू सी, या फिर टू गो, है ना, या फिर टू टू प्ले, है ना, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूं। ठीक है, ओके, टू सी, वी वेंट आगरा टू सी द ताज, हम आगरा गए ताज देखने के लिए। ओके, या फिर आईएनजी करके भी बन जाती हैं ये। कैसे? अब मैं यहां पर जैसे ही मैंने ये लिखा है, ही लाइक्स टू ईट मैंगो, ये सेंटेंस कुछ इस तरह से भी हो सकता था कि ही लाइक्स ईटिंग मैंगो। इसका भी मतलब वही आता कि उसे आम खाना बहुत पसंद है, ही लाइक्स ईटिंग मैंगो। तो अब यहाँ पर ईटिंग मेन वर्ब थोड़े ना है, यहाँ ईटिंग मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब यहाँ पर लाइक्स है। ये ईटिंग जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट आती है मॉडल वर्ब्स। ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये एक्शन वर्ब्स वगैरह से रिलेटेड नहीं है। ये मैंने इसीलिए अलग से कैटेगराइज कर दिया है कि एक्शन वर्ब से रिलेटेड आपकी ये तीन टाइप्स हैं।
मॉडल वर्ब्स क्या है? मॉडल वर्ब्स बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे अभी हमने पढ़ा ऑक्सिलरी वर्ब्स, फिर हमने देखा एक्शन वर्ब्स, अब आते हैं मॉडल वर्ब्स के पास। तो मॉडल वर्ब्स क्या शो करती हैं? आप जरा इन सेंटेंसेस को देखिए एक बार। आई कैन लिफ्ट अप टू 50 kg, यानी कि मैं 50 kg तक वजन उठा सकता हूं। तो क्या यहां पर एक्चुअली उठाने की बात हुई है क्या? क्या एक्चुअली उठा रहा है क्या वो जो भी है? आई नहीं मैं अभी उठा थोड़े ना रहा हूं। मैं मान लीजिए मैं बता रहा हूं आपको कि मैं उठा सकता हूं। मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूं, अपनी क्षमता बता रहा हूं कि मैं कितना काम कर सकता हूं या कितना वजन उठा सकता हूं। ठीक है, एक्चुअल एक्शन नहीं हो रहा है, यानी नो एक्चुअल एक्शन। नो एक्चुअल एक्शन, कोई एक्चुअल एक्शन नहीं हो रहा है। जैसे यहां पर था ही इज प्लेइंग, तो वो एक्चुअली खेल रहा है ना। ही लाइक्स ही लाइक्स ईटिंग मैंगो, ठीक है, तो वो एक्चुअली पसंद करता है ना। लेकिन यहां आप देखिए ना, नो एक्चुअल एक्शन, आई कैन लिफ्ट अप टू 50 kg, यहां तो बस मैं एक अपनी एबिलिटी बता रहा हूं कि इतना उठा सकता हूं। फिर ही वुड बी इन द गार्डन, ही वुड बी इन द गार्डन, वो गार्डन में होगा, वो गार्डन में होगा, एक एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि इस समय वो कहाँ हो सकता है, गार्डन में होगा, जाओ जाकर चेक कर लो। यहां देखिए आप, इट मे रेन, इट मे रेन, भाई आप बाहर गए, आपने देखा आसमान में बहुत सारे बादल हैं, तो यानी चांसेस क्या है कि बारिश हो सकती है। देखो हिंदी मत समझ लेना कि अच्छा कैन का मतलब है सकता सकती, या मे का मतलब है सकता सकती, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि वो बात, सेम वही बात हिंदी में किस तरह से बोली जाती है, और उसे आप समझ लेते हो कि ये उसकी हिंदी मीनिंग है। ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। तो इट मे रेन, बारिश हो सकती है। आई विल सी यू ऑन संडे, आई विल सी यू ऑन संडे, मैं तुम्हें संडे को मिलूंगा, मतलब किसी से प्रॉमिस किया जा रहा है कि यार पक्का मिलूंगा तुमसे, ठीक है। और ध्यान रहे मॉडल वर्ब्स जो हैं, मॉडल वर्ब्स ये भी किसी ना किसी एक्शन वर्ब के साथ ही यूज किए जाते हैं, या फिर कोई स्टेट या कंडीशन बताने के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये खुद ही कुछ खुद ही एक्शन वर्ब की तरह एक्ट करने लगे या मेन वर्ब की तरह एक्ट करने लगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ओके, सो वेल आई होप आज मैंने जितना भी बताया है इट इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड वर्ब्स। और फिर भी आपको लगता है कि किसी कोई पॉइंट जो है वो आपको और एलेबोरेशन चाहिए, या आप चाहते हैं कि मैं इसमें से किसी एक पॉइंट पर और डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। वैसे मॉडल वर्ब्स वगैरह इन पर बाद में अलग से डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।